अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब 39 न्यूज़ स्पेशल प्रोग्राम में आज फिर हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए भी एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि आज के हमारे जो मेहमान हैं नवीद असलम साहब जो आज जिन्होंने आज अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए ही नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम जिनका सर उन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया उनके लिए भी वक़्त निकाला है और आज हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चंद दिन कबल इटली के शहर ब्रेशिया के एक पब्लिक पार्क के अंदर एक गैर मुल्की बशिंदे ने जब बच्चों के ऊपर हमला किया, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो वहाँ पर मौजूद नवीद असलम साहब ने ना सिर्फ उस इंसान को दबोचा, उन बच्चों की जान बचाई, बल्कि उसको उस वक़्त तक अपने काबू में रखा जब तक मुकामी पुलिस ने वहाँ पर आकर उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर लिया। इस सारे वाक़े के बाद इटालियन गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर ब्रेशिया के गवर्नर की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल रहा, ये सारा वाक़या पेश कैसे आया और इसके बाद से पाकिस्तानी कम्युनिटी और पूरी दुनिया की जानिब से क्या पैगामात मौसूल हुए और ख़ास तौर पर इस वक़्त जब यूरोप में और ख़ास तौर पर पूरे दुनिया के बाकी ममालिक में इस्लामोफ़ोबिया हम समझते हैं कि अपने अरूज पर है, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ जो तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ मामलात जो देखने को आ रहे हैं, इन सब मामलात में नवीद असलम साहब का ये जो फ़ेल है, जो काम उन्होंने किया इंसानियत के नाते, ये कितना इम्पोर्टेंट था और इससे इस्लाम और पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है, वो कितना सामने आया। नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ आप ठीक हैं, बेहतर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नवीद असलम साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके कीमती वक़्त का। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम का जो एक मुस्बत चेहरा है, वो पूरी दुनिया को दिखा दिया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये असल में वाक़या था क्या? ये कौन-सा पार्क था? और दूसरी बात कि आप उस वक़्त वहाँ पे क्या कर रहे थे जब ये वाक़या रूनुमा हुआ? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद असलम है और मैं गुजरात का रहायशी हूँ। यहाँ मैं ब्रेशिया में रहता हूँ, इटली के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि उस दिन जब ये एक्सीडेंट पेश आया इस पार्क के अंदर, तो मैं अपनी फैमिली के साथ इस पार्क में मौजूद था। मैं अपनी फैमिली के साथ पार्क में इसलिए गया हुआ था क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई हुई हैं, तो बच्चे खेलते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल हमारे घर के करीब है। तो हुँ, जैसे ही वहाँ जाके मैं और वाइफ बैठे और बच्चे खेलना शुरू कर दिया, तो जैसे ही अचानक तकरीबन 5 से 10 मिनट नहीं गुजरे तो एक ज़हनी तौर पर मरीज था वो आदमी, जो कि एंटर हुआ पार्क के अंदर। उसकी 29 साल उसकी उम्र थी, नाइजीरिया से उसका ताल्लुक था और ऑलरेडी जो है उसको अदालत ने नज़र बंद के उसके वारंट जारी किए हुए थे। तो उसके सही। बावजूद वो अपने घर से बाहर आ चुका हुआ था और उसने आके ड्रग्स भी ली हुई थी। तो उसको कोई समझ नहीं आ रही थी वो क्या करने जा रहा है। तो हम जैसे ही वो एंटर हुआ और आके उसने मेरे से तकरीबन को 50 मीटर पे एक बच्चा छोटा सा, इजिप्ट उसकी नेशनलिटी थी बच्चे की, मिस्र की नेशनलिटी थी, जो कि 4 साल का बच्चा था और साइकिल के ऊपर खड़ा था। उसने आते ही हुँ, उसको सीधा गर्दन से ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के दबोच दिया और साथ ही जमीन से उठा दिया ऊपर की तरफ, और फिर उसकी गर्दन ओए! मोड़ दी, उसको मारने की कोशिश की। हुँ, इतने में फौरन उसकी माँ भागती आ गई और मैं भी फटाफट भागता चला गया और मैंने जाकर उसको छुड़ाया। और उसकी माँ ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मैंने उसको पकड़ कर पीछे किया। बच्चा वो बहुत काफ़ी देर तक रोता रहा। मैं उसको पीछे लेकर गया, मैंने उससे पूछा क्या है मसला, क्या है तुम्हारे साथ, तो उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो उधर को चल पड़ा। उसने जैसे ही थोड़ा सा भी नहीं चला, 2-3 कदम, तो उसने अपने ही हाथ से जमीन पर, कंक्रीट वाली जमीन पर मुक्के मारे। मुक्के मारने के बाद उसका ये सारा हाथ लहू लुहान हो चुका था। यानी कि इधर से फिर बच्चों के अंदर खौफो खराश जो है ना वो फैल गया था। सारा पार्क बच्चे इकट्ठे हो गए, सब देखने लग पड़े कि ये इंसान क्या कर रहा है। तब मुझे ये 100% श्योर हो गया था ये इंसान ज़हनी तौर पर सेट नहीं है, यानी ये ज़हनी मरीज है। थोड़ा सा आगे गया, एक हुँ, 7 से 8 साल का बांग्लादेश का बच्चा था, जो कि अब सारे खड़े इसी को ही देख रहे थे ये क्या कर रहा है। वो लड़का भी 7 से 8 साल हुँ, का लड़का जो था वो इसी को देख रहा था, साइकिल पे खड़ा था।
जैसे ही ये उसके पास गया, इसने जाते ही उसको धक्का दिया, वो 7 साल का बच्चा नीचे गिर गया, नीचे गिरा और इसने उसकी बाजू हम्म। पकड़ के उसकी फुल बाजू इस तरह करके मरोड़ दी पूरी। हम्म। अब मेरे से ये देखा ना गया, पहले तो मैं उठ के भागने लगा कि मैं उसको बचाऊं, तो इतने में मुझे वाइफ कहती है नहीं तुम ऑलरेडी तुम्हें पेस मेकर लगा हुआ है, तो दिल का मसला भी है, तो तुम रहने दो, तुम किसी के मामले में मत जाओ। मैंने बोला नहीं, ये इंसानियत का मामला है और बच्चों का मसला है, इसलिए मुझसे देखा नहीं जा रहा। और यकीन मानते हो, उसे 1 सेकंड के अंदर रब ने पता नहीं किस किस्म की बहादुरी मेरे अंदर दी। और क्योंकि मुझे वाइफ कह रही थी शायद उसके पास कोई और चीज भी हो सकती है, छुरी या चाकू वगैरह, तो वो भी मार हम्म। सकता है वो, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे तो सेट नहीं था। हम्म। लेकिन हम्म। उसके बावजूद मैंने हिम्मत दिखाई, कोई बंदा नजदीक नहीं जा रहा था, ना माएँ बेचारी डर रही थी। तो फिर मैं भाग कर गया, भागते जाकर मैंने उसका हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ाकर उसको काले जो नाइजीरिया का था उसको मैंने पीछे किया, तो उसने इतने में मुझे इशारा किया कि मैंने तुम्हारा गला काट देना है। तो तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा लगा, मैंने बोला कि ये वाकई ही जो है ना आउट ऑफ सेंसेस है। तो फिर इसको मैंने पकड़ के जोर से पकड़ के इसको मैंने गले लगा कर नीचे जमीन पर दबोच लिया, और दबोच कर ना मैंने वाइफ को बोला फटाफट तुम पुलिस को कॉल करो। वाइफ ने पुलिस को कॉल की, हालांकि यहाँ तक कि किसी बंदे ने उस टाइम तक पुलिस को कॉल नहीं की थी। फर्स्ट जो वाइफ ही थी, मैंने उनको बोला तो अच्छा। उन्होंने कॉल की। और कॉल करने के बाद मैंने तकरीबन आप इस तरह ही समझे कि 20 से 25 मिनट लग गए पुलिस को आने में। उस 20 से 25 मिनट के दौरान मैं इससे हाथापाई में ही मसरूफ रहा, यानी कि ये अपने आप को मुझसे छुड़ाना चाह रहा था और मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, जिसकी सूरत में इसने मेरे दिल वाली साइड पे जहाँ मेरे पेस मेकर है, इसने यहाँ 2-3 मुक्के इस तरह कोनियाँ मारी और मेरी टांगे भी काफ़ी सारी छिल गई, यानी कि इस तरह कलाबाजियाँ लगाता रहा मेरे साथ मुझे लेके कि ये मुझे किसी तरीके से छोड़ दे। तो मेरे यहाँ दांत भी काटे, उससे बाजू के ऊपर भी काफ़ी निशानात थे मेरे। तो 1 सेकंड के लिए मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि जब मेरे दिल पे लगी तो मुझे दर्द हुई महसूस, इतनी काफ़ी शदीद दर्द थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन फिर मैंने बोला कि जिस तरह इस इंसान की हालत है, अगर आप इसको छोड़ा तो इसने शायद मुझे भी नहीं छोड़ना और ना किसी बच्चे को छोड़ना है। तो बिल्कुल ऐसे ही। मैं उस लम्हे का इंतजार कर रहा था कि काश किस टाइम पुलिस जो है वो गेट से एंटर होएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 20 से 25 मिनट के दौरान देखा गेट की तरफ पुलिस की गाड़ी एंटर हुई। उसमें 2 पुलिस वाले थे, आए, उनसे मैंने पूछा छोड़ दूं इसको, उन्होंने बोला छोड़ दो। उन्होंने आते इसको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, इसमें इतनी ताकत थी क्योंकि उसे ड्रग्स वगैरह भी ली हुई थी, तो वो उनके कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था। उन्होंने उसको ऑलरेडी उल्टा लटाया, लटाने के बाद उसको हथकड़ियां लगाना चाह रहे थे। उसको हथकड़ी जब लगा रहे थे तो हथकड़ी तक नहीं लग रही थी। उन्होंने फिर मेरे से हेल्प मांगी। ये जो आप अभी फोटो पीछे प्ले कर रहे हैं, इसमें ये क्लियर वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसको लटाया हुआ पुलिस वालों ने और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ हथकड़ी लगाने में। और उसके सही। बाद उन्होंने बोला कि इसको अंदर बिठाना, गाड़ी के अंदर। वो लोग 10 से 15 मिनट तक इसको एक साइड का दरवाजा खोल के गाड़ी के अंदर बिठा रहे थे, लेकिन नहीं बैठ रहा था, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती करते हैं, उस तरह की जबरदस्ती नहीं करते जो कि यानी कि टांगे मुक्के मार के किसी बंदे को बिठाया जाए। ये लोग ऐसे जबरदस्ती धक्के धकेल करके करते हैं, बिठाते कोशिश करते हैं, नहीं बैठते तो फिर वो और कोई उसका तरीका देखते हैं। तो फिर मैंने इन लोगों को बोला कि मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं दूसरी साइड से जाके गाड़ी की पीछे वाला दरवाजा खोल के मैं अंदर जाता हूँ और अंदर से इसको थोड़ा सा और पीछे खींचता हूँ तो ये बैठ जाएगा। तो फिर मैंने उनकी हेल्प सही। की, उन्होंने मुझे बोला ठीक है, और फिर दोनों दरवाजे बंद किए और वो वहां से उसी टाइम चले गए उसको लॉकअप में डालने के लिए, जेल में। उन्होंने बोला हम 15 से 20 मिनट तक वापस आ रहे हैं, तो आप लोग यहीं खड़े रहिएगा। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी, क्योंकि वो जो 4 साल का जो बच्चा था ना, जिसकी गर्दन से उठाया था, वो रोई जा रहा था, उसको शदीद पता नहीं चोट आ गई थी गर्दन में, जिसकी वजह से सही। एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस ने आकर उसके सारे नॉर्मली टेस्ट किए, उसको फिर लेकर चले गए वो लोग इमरजेंसी में, क्योंकि वो बोलते थे यहाँ नहीं कर सकते पार्क में हम लोग, क्योंकि इसको डायरेक्टली हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ेगा। फिर मेरे से सही। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई, मैंने बोला मुझे दर्द तो फील हो रही है, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ जो है ना हॉस्पिटल चला जाऊंगा, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, लेकिन एक काम करना, तुमने एम्बुलेंस उधर हॉस्पिटल जाकर तुमने उनका जो रिजल्ट का जो पेपर होएगा, वो हमें रिजल्ट का पेपर लेकर तुमने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आना है, और इसके ऊपर वो माँ बाप भी उधर ही होंगे जिनके बच्चे थे, और तुमने भी होना है, ताकि उनके ऊपर FIR काट सके, उसके ऊपर FIR काट सके, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने अदालत में इसकी पेशी का अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, ताकि इसको नेक्स्ट डे ही अपॉइंटमेंट फिक्स हो इसकी पेशी की और रिजल्ट है, और हम इसको जितना जल्द अज जल्द हो सके इसको डिपोर्टेशन का अमल तेज कर सके इसका।
सही, बिल्कुल ठीक। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 घंटे रहकर उधर, यानी कि उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब पुलिस लेकर इसको गई है, फौरी तौर पर आप ये समझें कि इस वीडियो में आपको देखा जा रहा है कि काफ़ी इंसान खड़े थे, कोई बंदा मेरी हेल्प करने तक मेरे पास नहीं आया, मुझे छुड़ाने, यानी कि होता है ना कि मिलकर उसको पकड़ कर रखे, किसी बंदे ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है 20 से 25 मिनट तक भी। वो उससे पहले भी जाहिर कोई सी बात बंदा है एंटर नवीद नहीं भाई, हुआ। जिस तरह की आप उसकी हालत बता रहे थे कि उसने ड्रग्स भी ले रखी थी, उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो भी दुरुस्त नहीं था। और फिर ख़ास तौर पर जब एक बंदा बहुत ज़्यादा डर की हालत में होता है और ड्रग्स उसने लिए हों, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो ताकत है, जो पावर है, वो पहले से ज़्यादा आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एप्रिशिएट करते हैं आपकी बहादुरी को, कि जिस तरह आपने अपनी सेहत के बारे में भी बताया कि आपको एक पेस जो मेकर जो है वो हार्ट का वो अंदर इंस्टॉल्ड है, तो आपने इस सूरत हाल में भी उसको काबू में रखा। ये वाकई किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। और जिस तरह बाकी लोग डर रहे थे, अगर आप भी वहां पे डरते ही रहते, तो शायद आज जो पूरी दुनिया नवीद असलम को जानती है, वो शायद ना जानती। तो अच्छा नवीद भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये वाकया सारा हुआ और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पर वीडियोज सरफेस हुई, तो जो इटालियन गवर्नमेंट थी उनकी जानब से आपके साथ क्या रवैया था? वो कैसे उन्होंने आप तक राब्ता किया? और जैसा हमने देखा कि मेयर जो थी ब्रेशिया की, उन्होंने भी आपको अपने ऑफिस में बुलाया भी और आपको अवार्ड भी दिया गया। तो ये क्या किस तरीके से मैनेज हुआ? आपसे राब्ता कैसे किया गया? अच्छा, मैं वही आपको बताने लगा था कि जैसे ही वो पुलिस वाले ले गए ना, तो पार्क में जितने बच्चे खड़े थे, जितनी माएँ थी ना, सब ने क्लैपिंग करके मुझे अप्रिशिएट किया। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कि इसने हमारे बच्चों को बचा लिया है। उसके बाद जब पुलिस आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया, मैं चला गया घर, मैं इमरजेंसी में गया, वहाँ से क्लियरेंस हो गई, मैं फिर कल अगले दिन नेक्स्ट डे काम पर चला गया। तो मुझे पुलिस वालों ने कॉल की कि तुम सेम पार्क में वापस आओ। जब मैं सेम पार्क में वापस गया, तो वहां ना कम से कम 15 से 20 न्यूज चैनल, इनके अपने जो है लोकल और इंटरनेशनल भी सारे, बीबीसी न्यूज और इनके जो नॉर्मल है लोकल, वो सारे उधर पहुंचे हुए थे। क्योंकि सही। ये बच्चों ने वीडियो पार्क में बना ली हुई थी, तो वो ऑलरेडी काफी ने सोशल मीडिया पर भी चढ़ा दी हुई थी। तो सही। वैसे भी ये इतना छोटा वाक्य नहीं था कि जो कि ये लोग इग्नोर कर सकते, इसको वजह से इन लोगों को करना ही पड़ना था। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स को अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और साथ ही साथ मुझे कॉल पर कॉल आई जा रही थी। मैं जस्ट 3 डेज, आप ऐसे ही समझे, जस्ट 3 डेज एट द सेम पार्क आई डिड द हम्म। इंटरव्यू टू द ऑल लाइव चैनल्स। मैं उनके साथ वाह, इंटरव्यूज ही देता रहा हूँ 3 दिन। क्या और बात है। दूसरा, उसके बाद मुझे फिर कॉल आई, जो कि पूरे ब्रेशिया प्रोविंस की जो मेयर है, जिसका नाम है सिंधा का लाउरा कस्टेलेती, उसने मुझे हम्म। डायरेक्टली मुझे कॉल की। मुझे नहीं पता मैं किसने नंबर दिया, मैंने नहीं दिया, लेकिन मुझे कॉल आई डायरेक्टली। मुझे बोला नवीद असलम बात करें। मैं जी आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहती हूँ, आप कब फारिग हो सकते हैं? तो मैंने उन्हें बोला कि मैं यही 1-2 दिन में फारिग ही हूँ। अच्छा ठीक है, 26 की डेट फिक्स कर लेते हैं 4 बजे की। मैंने बोला ओके, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। मैंने बोला वेल एंड गुड। तो उसने बोला ठीक है ओके, मैं फिर तुम्हारा वेट करूंगी। फिर उसके एक मुझे कॉल आई रोम अम्बेसी से, हमारी पाकिस्तान अम्बेसी से, रोम की तरफ से मुझे कॉल आई। उन्होंने बोला कि मैं नवीद बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरी हूँ सफ़ीर साहब का। तो मैंने सही। बोला माशाल्लाह से मैं भी नवीद ही हूँ, हुक्म करें जनाब। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कि ठीक। नहीं, हम लोगों ने देखा, हम आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहे हैं कि आपने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और एक मुसलमान होने के नाते आपने बहुत अच्छा काम किया है। लिहाजा इन दिनों में सफ़ीर साहब जो हैं वो थोड़े से मेरे ख्याल से बिजी हैं। तो इन द फ्यूचर आपको कुछ आने वाले दिनों में जो है ना, हम कॉल करेंगे, आपको इंशाल्लाह स्पेशली बुलाएंगे, और आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे जुर्रत और बहादुरी का, और इंशाल्लाह आपको एक शील्ड भी देंगे, यादगार शील्ड। सही। तो बिल्कुल फिलहाल अभी ठीक। तक मुझे कॉल नहीं आई। मेरे ख्याल से शायद वो मुहर्रम चल रहे हैं, शायद इस वजह से ये सफीर साहब नहीं है मौजूद, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सके। लेकिन उसके अलावा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काम वालों ने सबसे पहले, मुझे मेरे मालिक ने, काम वाले ने, उसने मुझे शील्ड दी है, नवाजा है। और मुझे उसने एज अ बोनस जो है 500 यूरो जो है मुझे उसने पे में दिए हैं। और प्लस जो है, जो ब्रेशिया की जो सिंधा को है 26 को, जब हम उसके इन फ्रंट गए हैं, पूरी फैमिली को उसने बुलाया हुआ था। ये जो आपने फोटो लगाई हुई है, इसमें सही। ये सेंटर में वो खड़ी है, एक साइड पे मेरी वाइफ है, एक साइड पे मैं हूँ। उसने हमारी पूरी जी। फैमिली को बुलाया हुआ था।
तो हम पूरी फैमिली गए हुए थे उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत का मुकाम था, बहुत खुश था मैं कि एक यानी कि आप इस तरह ही कर लें कि एक नॉन मुस्लिम होकर उन्होंने मुझे क्रिश्चियन उनका मज़हब है, उन्होंने उस मज़हब के लिहाज से यानी कि मुझे इतना अप्रिशिएटेड किया और इतने वो लोग खुश थे कि जिससे ज़्यादा मेरी खुशी डबल हो चुकी हुई थी। सही। असल असल में नवीद भाई, यही बात है, आपके भी नॉलेज में होगा कि यूके, अमेरिका और ख़ास तौर पर यूरोप के कुछ ममालिक में इस्लाम को लेके, पर्दे को लेके, औरत के बुर्का पहनने के मामले को लेके बहुत से इश्यूज जो है ना वो क्रिएट हुए हैं, जिसमें लोगों को इस्लाम के मुखालिफ किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान का नाम आता है तो आपको पता है कि हमारे कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बाहर के ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो बुरी तरह से डुबोया, गलत काम करके। और जहां पे भी पाकिस्तानी का नाम आता था तो लोग उनको अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। वो ये समझते थे कि यार ये फ्रॉड कर जाएगा, ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन इस तमाम हालात में आप वो वाहद एक शख्स हैं यूरोप में, ये सिर्फ इटली तक तो बात महदूद नहीं है। इस वक्त पूरा यूरोप, पूरा यूके, अमेरिका, तमाम के तमाम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया, अगर मैं ये कहूं कि आपको जानती है, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, कोई गलत बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वक्त क्या समझते हैं? आपको लगता है कि इस्लाम और पाकिस्तान, और तीसरी बात एज अ मुस्लिम आप क्या फील करते हैं कि इस वक्त क्या स्टेटस है आपका? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो ब्लेस्ड फील करता हूँ। जितना मैं उस रब का शुक्र अदा करूँ वो उतना ही थोड़ा है, क्योंकि ये उस रब ने मुझे सबब बनाकर भेजा और वो ही रब है जो इज़्ज़त देने वाला है, जिसने मुझे दी है। और उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी वालदा की दुआ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों की सपोर्ट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट दी। वाइफ ने भी, मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट की। हालांकि इन सब के पास नेशनैलिटी थी, मेरे बच्चों के पास, मेरी वाइफ के पास, मेरे पास परमानेंट कागज़ हैं, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स परमानेंट है। लेकिन उसके बावजूद सिंधको ने मुझे जो है, जो इधर की मेयर है, उसने मुझे एक ऑनरेबल नेशनैलिटी से नवाज दी है उसने मुझे, यानी कि एक यादगार शील्ड के साथ उसने मुझे ऑनरेबल नेशनैलिटी भी दी है। तो इससे बड़ी खुशी वाली बात तो हो नहीं सकती। और दूसरी बात, आपने जो बात पहले की है कि देखें वाकई इस्लामोफोबिया का यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका हुआ है। अब उन्होंने मुझे खुद कहा था कि आपने अपनी फैमिली को ज़रूर लेकर आना है, ठीक है। अब हम रहते हैं किधर, ओवरसीज, हम यूरोप में रह रहे हैं। अगर मैं ये सोच करके मैं ना लेकर जाता अपनी फैमिली को कि नहीं वहाँ मीडिया होएगा, वहाँ फोटोज बनेगी और मेरी फैमिली जो है वो टीवी पर आ जाएगी, तो चलो ठीक है, वो हमारी सेंसेस तक तो एक हद तक तो ठीक है, माना जाता है। लेकिन अगर मैं ना लेके जाता तो वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग वही सोचते, आज भी हम वहीं खड़े होते। ये मेरा इतना बड़ा कारनामा करने के बावजूद भी उनकी नजरों में मैं एज अ जीरो था। उन्होंने बोलना था कि ये वो लोग ही हैं कि जो अपनी फैमिलीज को कमरों में बंद रखते हैं, टीवी कैमरा के आगे सामने आने नहीं देते, बात करने नहीं देते, जबान ये लोग नहीं सिखाते। तो ये इसलिए ये लोग हमसे इस तरह होते। मुझे उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे, मैंने बोला मेरे वो वाइफ है, मेरी वो बच्चे बैठे हुए हैं। उन्होंने बुलाया, स्पेशली स्टेज पर बुला के उन्होंने अप्रिशिएट किया, गले लगाया उस औरत ने। इससे खुशी की बड़ी बात और क्या हो सकती है, मैं कहता हूँ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि इस प्रोग्राम के तवसत से आपकी मौजूदगी में मैं ये कहता हूँ कि जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, या जो लाइव ट्रांसमिशन के बाद रिकॉर्डेड प्रोग्राम में भी हमें सुनेंगे, आप यानी कि नवीद असलम जो है उनके लिए एक मिसाल है। ये वो मिसाल है कि जो बाकी पाकिस्तानी, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो यूरोप में मौजूद हैं, जो यूके में मौजूद हैं, जो अमेरिका में मौजूद हैं, या पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनको भी ऐसी ही मिसालें कायम करनी चाहिए जैसी मिसाल आपने कायम की है, ताकि इस्लाम, मुसलमानों और खास तौर पर पाकिस्तानियों का जो एक सर है वो फख्र से बुलंद हो, और पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद हो, जो आपने किया है। इसमें हम समेत हमारा जो अदारा है 39 न्यूज एचडी, इसके साथ साथ जितने भी सुनने वाले हमें 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो भी आज आपके ऊपर फख्र का इजहार करते हैं और आपको बिल्कुल अपने सर आंखों पे बिठाते हैं। नवीद भाई, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद इजाजत चाहेंगे कि
जिस वक्त ये हमला हुआ उस शख्स ने बच्चे को दबोचा, तो आपने क्या सोच के, उस वक्त आपके माइंड में क्या था कि जो फौरन से आप कूदे और आपने उसको बचाने की कोशिश की? मतलब क्या ख्याल, क्या सोच एक आपके दिमाग में आई जिसने आपको मजबूर किया कि नहीं, मैं जैसा भी हूं, मेरी सेहत जैसी भी है, लेकिन मुझे इन बच्चों को बचाना है? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक सेकंड से भी कम ही कर लें, एक लम्हा ही कर लें आप इस तरह के, यानी ऐसे सोचो और ऐसे मैंने फाइनल कर लिया कि पहले मैंने सोचा कि नहीं रुक जाता हूँ, साथ ही मैंने बोला नहीं, रब की जात इज्जत देने वाली है, रब की जात जिंदगी देने वाली है, रब की जात मौत देने वाली है, दुनिया से एक ना एक दिन हर एक ने जाना है। मैंने सिर्फ ये बात सोचकर मेरे अंदर बहादुरी आई, मेरे अंदर जुर्रत आई और मैंने छलांग डाला। मेरी वाइफ कभी एक हाथ मेरे इधर कंधे पर था कि रोक रही थी मुझे कि सबर कर जो कोई और हो जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई इस तरह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ। मैंने बोला नहीं। बाद में यही वाइफ मेरे पीछे भागी, नहीं नहीं नहीं, वाकई मेरी सिक्योरिटी के लिए भागी कि शायद इसको कहीं कोई गलत लग ना जाए या कुछ इस तरह हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र, उस रब की जात ने मुझे इज्जत दी, उस रब की जात ने मुझे जुर्रत दी, बहादुरी दी, और उसी ने ही मुझे बचाया उस जालिम से कि वो मेरे साथ कुछ कर नहीं सका। नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और पूरे पाकिस्तान की जानब से, पूरे पाकिस्तानियों की जानब से, 25 करोड़ अवाम की तरफ से मैं आपको सलाम करता हूं। आप मेरा ये सलाम जो है वो कबूल करें। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, और जितने भी पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, उनको भी ऐसी ही मिसालें जो हैं वो कायम करनी चाहिए। आपके आज के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।